करप्शन हम सब के सामने हुआ। अगर जात पात के बारे में बात करूं तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही जात हैं जो आप लोग भी जानते हो, एक अमीरी और दूसरी गरीबी। इसलिए जब सरकार का कोई काम आपको अच्छा लगता है तो सरकार की तारीफ करो, और उसी तरह अगर काम बुरा लगे तो आप अपनी आवाज सरकार के अगेंस्ट बुलंद करो। क्योंकि जब इन सब कमियों को देखते हैं तो हमारा कंपेयर युगांडा, बुरुंडी जैसे पिछड़े देशों से ही की जाएगी। लड़कियों का क्या हुआ, वो तो नहीं जा पाएगी। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला वाला नारा यही फ्लॉप हो जाता है। 31 जुलाई को न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी एस्पिरेंट का प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट की असली वजह करप्शन के खिलाफ था, लेकिन इसका असली गुनहगार कौन है, सरकार या देश के नागरिक? ऐसे करप्शन से सिर्फ स्टूडेंट्स के हौसले ही नहीं बल्कि देश की नींव भी कमजोर होती है। लेकिन सवाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि असल में इन सब करप्शन, घोटाले, स्कैम के पीछे जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सरकार या सिविलियन की? वीडियो के अंत में मेरे कुछ न कहने पर भी आपको पता चल जाएगा। चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन हमारे देश में करप्शन का जो दीमक है वो दीमक हर पार्टी की सरकार में बड़ी शान से फली फूली है। आजादी के बाद हमारी एक पीढ़ी तो इसी करप्शन के साये में चल बसी, लेकिन इस करप्शन का दौर आज तक चल रहा है। भले ही सरकार द्वारा बनाए गए ब्रिज, रोड, सरकारी भवन, एग्जाम सेंटर और भी कोई संस्था जो सरकार बनाती है 2, 4, 5 सालों में निपट जाता है, लेकिन करप्शन सदियों तक चलने वाला स्कीम है और आज तक जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा अगर हम नहीं जागे। वहीं हमारे पड़ोसी देश चाइना, जिसने 1948 में कम्युनिस्ट सेटअप अपनाया, और हमारा देश भारत, जिसने उससे 1 साल पहले 47 में डेमोक्रेसी सेटअप चुना। फिर भी हम लोग चाइना से पीछे कैसे छूट गए हैं, जबकि डेमोक्रेसी कम्युनिस्ट सेटअप से एडवांस है? क्या हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की? नहीं ना। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गलती किसकी है। डेमोक्रेसी सेटअप का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको वोट देने का अधिकार मिले और आप उस वोट को अपने जाति, धर्म, मजहब वाले नेता को दे, जिसने अभी अभी आपको मुर्गा, दारू और कुछ चंद पैसों से मदद की है। और आपका ये अनमोल वोट को पाने के लिए आपके जाति के नेता ने महज 1000-1500 आप पर खर्च करके आपके 5 साल अपनी मुट्ठी में कैद कर लिए, और आप खुश हो गए कि हमारे जात वाले नेता जीत गए। भले ही हम इसे डेमोक्रेसी कह लें, लेकिन असल में यह एक गुलामी का प्रथा है। आज भी भारत में ब्रिटिश राज का ना सही, लेकिन जात पात की गुलामी तो बड़ी आराम से हो रही है। वहीं यूरोप या अमेरिका या एशिया के कुछ देश जैसे जापान, सिंगापुर और दूसरे डेवलप्ड डेमोक्रेसी देशों के सिविलियन वोट उस कैंडिडेट को देते हैं जो सिविलियन के हर एक मुद्दे को सॉल्व करने का काबिलियत रखता है। डिबेट में सिविलियन के हर एक सवालों का जवाब देता है, जिससे पता चलता है कि कैंडिडेट वाकई में एमपी या एमएलए बनने के लायक है या क्वालिफाइड है। और हमारे भारत में कोई एक्टर इलेक्शन जीत रहा है, तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन जीत रहा है, तो कोई बिजनेस टाइकून जीत रहा है। मतलब वोट के नाम पर कोई भी जीत रहा है, और यही जीते हुए एमपीज, एमएलए आम जनता के संपर्क से काफी दूर रह रहे हैं। ना कभी आम जनता के बीच उनका आना जाना होता है और ना ही वो कभी उनकी प्रॉब्लम के बारे में कुछ जान पाते हैं। दरअसल ये सेलिब्रिटीज कैंडिडेट्स पहले से ही आम जनता के पहुंच से दूर रहते हैं, और जब एमपी एमएलए का टाइटल लग जाता है तो इनसे मुलाकात 5 साल के बाद ही मुमकिन हो पाती है, वह भी एक झलक के लिए, जब वो वोट के लिए दोबारा रोड शो करते हैं। और इसे आम जनता का कोई भलाई नहीं होता, इसे कोई लाभ नहीं मिल पाता है। फिर भी हम इनको क्यों वोट दे रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा। वहीं ऐसे सेलिब्रिटीज को चुनकर जो हमारे अपने लोकल नेता हैं, उन्हें हम खत्म कर रहे हैं, जो हमारे बीच ही रहते हैं, हमें जानते हैं और हमारे प्रॉब्लम को समझते भी हैं। अब जरा सोचिए, करप्शन करने वाला असली खिलाड़ी कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। लोग कैसे आजाद
आजाद होने के बावजूद भी गुलामी कर रहे हैं। बुनियादी सुविधा तक नहीं है, स्कूल्स, रोड, हॉस्पिटल, ड्रिंकिंग वाटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेता ही गलत चुने हैं। तो ये सब सुविधाएं कहाँ से आएगी? रोड के किनारे सुसु ही डेमोक्रेसी नहीं है, पान खाकर पिचकारी मारना ही डेमोक्रेसी नहीं है, फुटपाथ होते हुए भी उसे इस्तेमाल ना कर पाना ही डेमोक्रेसी नहीं है। और जब नौकरी के एग्जाम में धांधली हो और तुम चुप रहो तब भी यह डेमोक्रेसी नहीं कहलाता है। डेमोक्रेसी क्या है? हॉस्पिटल में जैसे अमीरों का इलाज होता है वैसे तुम्हारा भी होना चाहिए। जैसे अमीरों के बच्चे बड़े स्कूल में जाते हैं वैसे तुम्हारे बच्चों के लिए भी स्कूल होने चाहिए। जैसे अमीरों के बच्चों के लिए एक मामूली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाता है, वैसे तुम्हारे बच्चों के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे अमीरों का घर होते हैं वैसा ना सही कम से कम तुम्हें एक घर तो मिलनी चाहिए। अगर ये सब है तो अब डेमोक्रेसी में है। अगर करप्शन के खिलाफ तुम चुप हो तो तुमने अभी तक गुलामी की वो बेड़ियां नहीं उतारी जिसे तुम्हें आजाद करने के लिए ना जाने कितने शहीदों ने अपनी जिंदगी 20 से 25 साल की उम्र में कुर्बान कर दिया ताकि तुम आजाद रहो। वहीं अगर कोई नेता धर्म, जाति के आधार पर वोट मांगता है और हम इसी आधार पर उन्हें वोट देकर जिता रहे हैं, तब बिल्कुल साफ हो जाता है कि आजाद भारत में भी हम आज भी गुलामी को सीने से लगाए हुए डेवलपमेंट डेमोक्रेसी देशों को सिविलियन की तरह लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, जो कि मिलना नामुमकिन है। आज हमारे देश में नारा बड़ी आसानी से दो समुदायों को बांटने के लिए लगा लिया जाता है और उसके बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड शहरों के बीच चौराहे पे लगाया जाता है ताकि हम आपस में बंट जाएं। हमें हर दिन वो याद दिलाया जाता है कि हम अलग हैं। एक मजबूत समाज कमजोर पड़कर बिखर जाए और फिर हम पर ये लोग राज करें, ठीक ब्रिटिश राज की तरह, फूट डालो राज करो। वहीं हम आपस में लड़ते हैं, मरते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पड़ना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर भी गलती किसकी है ये सोचिए जरा। कहते हैं हमारा देश दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, फिर भी फ्री का राशन लेने के लिए 80 करोड़ सिविलियन की लाइन लगी पड़ी है। क्या यह डेमोक्रेसी सेटअप है? खुद से पूछिए। अगर आज नहीं पूछे तो गुलामी सड़क पर नहीं, आपके और आपके आने वाले पीढ़ियों की किस्मत पर लिख दी जाएगी। जब यूपीए की सरकार थी तो लोकपाल बिल के बारे में आंदोलन किया गया था और यूपीए की सत्ता गई और एनडीए की सत्ता आई, लेकिन अब लोकपाल बिल पर कोई बात नहीं होती, ना ही कोई आंदोलन होता है। पूरा सिनारियो ही बदल गया और जो लोकपाल बिल के लिए आंदोलन में थे वो अब नेता बन गए और कोई इस तरह खामोश हुआ जैसे पहले उसने कभी कुछ बोला ही नहीं। इसके बारे में कभी सोचा है आपने? क्या लगता है आपको? वो कहते हैं हमें धर्म बचाना है और मजहब बचाना है, लेकिन कोई भी धर्म और मजहब सत्य के राह कभी नहीं छोड़ सकता। फिर भी नेता झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें ना धर्म से मतलब है ना मजहब से, इन्हें तो बस आपके वोट से मतलब है। आज वही सरकार आपसे धोखा करती है, आपके बच्चों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। क्या इस सत्य को कभी ये सरकार झुठला पाएगी? लेकिन हम और आप खामोश रहकर शायद से इस सत्य को भी समय के साथ झूठा साबित कर सकते हैं। कभी पूछा है हम लोगों ने खुद से कि ये कैसे और क्यों हो रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार या हम लोग? जब सब कुछ गहराइयों से सोचेंगे तब पता चलेगा इस सिस्टम में दीमक हम लोगों ने लगने कैसे दिया। अगर जात पात के बारे में बात करूं तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही जात हैं, जो आप लोग भी जानते हो, एक अमीरी और दूसरी गरीबी। इन दोनों के सिवा तीसरी कोई जात नहीं है। एक भारतीय सिविलियन जिसके पास दुनिया का वन ऑफ द एक्सपेंसिव घर है, वहीं उसी धरती पर उसी देश में करोड़ों ऐसे भारतीय हैं जिनके पास एक झोपड़ी तक नहीं है और जो उनके पास झोपड़ी है वो सरकार तोड़ भी रही है। कभी सोचा है इसके बारे में कि इतना गैप कैसे हो गया? क्या इसके पीछे राज है? क्या नेचर ने हम लोगों से उन अमीरों को अलग बनाया है? क्या वे लोग सांस में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लेते हैं? वो हमारे तरह बिल्कुल हैं, फिर इतना डिफरेंस क्यों है? बात है सवाल पूछने की, बात है जो मीडिया आपको आपस में लड़ाने के लिए कुछ फालतू लोगों को अपने न्यूज चैनल पर बैठाते हैं, बहस करवाते हैं, देश में 2 समुदायों के बीच जहर बोते हैं, उन्हें बायकॉट करने की। अब सोचने के समय आ गया। वहीं सोचा जाए तो असली दीमक तो यही बड़े बड़े मीडिया हाउस से फैलते हैं, जिसे हम जनता की आवाज होनी चाहिए। वही मीडिया अपना ईमान बेच दिए हैं ताकि गरीबी वाली जात से अमीरी वाली जात में खुद को ट्रांसफर कर सके।
वह भी गलत तरीके से। इसलिए जब सरकार का कोई काम आपको अच्छा लगता है तो सरकार की तारीफ करो, और उसी तरह अगर काम बुरा लगे तो आप अपनी आवाज सरकार के अगेंस्ट बुलंद करो, क्योंकि इसी आवाज के लिए हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की आहुति दे दी, ताकि उनके आने वाले पीढ़ियों को वो गुलामी वाली यातनाएं ना झेलनी पड़े जो उन्होंने झेली थी 200 सालों तक। इमेजिन करना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर 1947 में जातिवाद, धर्म, मजहब के चक्कर में आकर एक विशाल देश तो टुकड़ों में बट गया। उससे क्या मिला? 3 युद्ध और लाखों बेगुनाहों की मौत। कभी सोचा है इसके बारे में कि 14 अगस्त पाकिस्तान में और 15 अगस्त इंडिया में इंडिपेंडेंस डे है या पार्टीशन डे? उसी तरह 2016 से सरकार किसी ऐसे कंपनीज को एग्जाम दिलवाने का ठेका दिए हैं जो इसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। चलो एक साल छोड़ भी दें तो 2017 में सब कुछ सही हो जाना चाहिए था, लेकिन जो चीज पहले से गलत तरीके के लिए अपनाया गया है वह सही कैसे हो सकता है? सरकार कहती है हम विश्व गुरु बनेंगे, जो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कहती कि हमारे एक भी नदी क्लीन नहीं है, ये नहीं कहती कि हमारे एक भी सिटी क्लीन नहीं है, ये नहीं कहती कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये नहीं कहती कि देश का माहौल बिगड़ रहा है, ये नहीं कहती कि रेलवे की हालत खराब है, ये नहीं कहती कि सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, ये नहीं कहती कि स्कूल की कॉपी किताबों पे 18% जीएसटी लगा दिया गया है। वहीं चुनाव के बाद एमएलए एमपी को खुलेआम खरीद बेच रहे हैं और कानून कुछ नहीं कर पा रही। पूरी दुनिया में भारत इकलौता देश होगा जहां सड़कों पर गाड़ियां और सिविलियन साथ साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और फुटपाथ दुकानों से सजी हुई है। एक ऐसा देश जिसकी सरकारी वॉशरूम में अगर गलती से कोई फॉरेनर चला गया तो सफाई देखकर डायरेक्ट वहीं कोमा में चला जाए। जब इन सब कमियों को देखते हैं तो हमारा कंपेयर युगांडा, बुरुंडी जैसे पिछड़े देशों से ही की जाएगी, भले ही इकोनॉमी में वर्ल्ड 4th हो या 1st। वहीं चाइना की सिविलियन की लाइफस्टाइल देखिए, वहाँ सब कुछ डेवलप हो चुका है। हमारे देश के सिविलियन से कहीं आगे वो जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेता चोर नहीं है, उनका 100% जो हक है वो उन्हें देते हैं, जिससे देश ग्रेट बनता है। पहला करप्शन इलेक्शन में जीते एमपी एमएलएस को खरीद बेचकर शुरू हुआ, जिसकी आजादी 2014 से खुलकर सामने आया, जो डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए एक घातक प्रयोग है। दूसरा, जब कोई पॉलिटिशियन हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश के बड़े मीडिया हाउस पर बात करते हैं और जोर जोर से चीख चीख कर किसी दूसरे समुदाय को गाली गलौज करते हैं या बुरा भला कहते हैं, मतलब सरकार की जो गलत नीति है वह मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर अपनी बात दिन रात करके जबरदस्ती तरीके से आम जनता के दिमाग को हाईजैक कर रही है और मेन मुद्दों से भटका रही है, तो करप्शन साफ साफ दिखता है और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। लोग बेरोजगारी से परेशान हैं और मीडिया धर्म मजहब के पीछे पगलाए हुए हैं। अब बात करते हैं एसएससी एस्पिरेशंस प्रोटेस्ट की असली वजह के बारे में, जो 2016 की खामोशी के बाद आखिर 2025 में ब्लास्ट हो ही गया। ये खेल 2016 से चलता आ रहा है और ये बिल्कुल हमारे नाक के नीचे से हुआ है। हम सबको मालूम भी था, लेकिन हम खामोश रहे और अक्सर खामोशी को आपकी मर्जी समझ ली जाती है। एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स सालों मेहनत करके तैयारी करते हैं और एग्जाम के टाइम पर पेपर लीक हो जाता है, तो भारत के वही भविष्य खुद को अंधेरे में पाते हैं जिनके कंधे पर कल का भारत आने वाला है। थोड़ा सा दिमाग में जोर देकर सोचिए, बात समझ में आ जाएगी कि कैसे एक यूपी के कानपुर का रहने वाला स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चला जाता है और वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर का रहने वाला स्टूडेंट्स का भोपाल भेज दिया जाता है। एडमिट कार्ड भी ठीक एग्जाम से कुछ दिन पहले आते हैं और रेलवे टिकट कंफर्म करने के लिए 15 दिन की जरूरत होती है, तो इसको एक स्कैम समझेंगे नहीं तो क्या। चलो लड़के किसी तरह से ट्रेन में लटक पटक के एग्जाम सेंटर पहुंच भी गया, लेकिन लड़कियों का क्या हुआ? वो तो नहीं जा पाएगी। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला वाला नारा यही फ्लॉप हो जाता है। जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर पता चले कि पेपर कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ पेपर लीक, तो आपको कैसा लगेगा? वहीं एग्जाम हो भी जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि दिए गए कंप्यूटर्स, माउस और कीबोर्ड सही से काम करे? मान लो सब कुछ सही से काम भी किया तो सर्वर स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम का टेंडर लिया है
वह कोई ठेकेदार है, ना कि कोई प्रोफेशनल एडवांस एग्जाम सेंटर प्रोवाइडर लाइक TCS। अब सवाल उठता है कि गाय भैंस के तबेले में कोई एग्जाम कंडक्ट कैसे करवा सकता है, और अगर करवा रहा है तो बिना घूस का ये पॉसिबल नहीं है। यही तो करप्शन है। इस स्टूडेंट को जरा सुनिए। जो पूरा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, जो हमने पिक्चर से देख के करना है, उसमें पिक्चर ही ना दे तो फिर वो क्वेश्चन ही वैलिड हो जाता। क्या लगता है आपको, चंदा दो धंधा लो के स्कीम के तहत कहीं ये टेंडर तो नहीं मिला? करप्शन हम सब के सामने हुआ और हम लोग धर्म के नाम पर आपस में बंटे रहे। हम इन्हें चुने और आज यही सरकार हमें एक एक करके तोड़ रही है, और अगर हम लोग आगे नहीं संभले तो आने वाले दूसरी सरकार भी हमें इसी तरह बुरी तरीके से तोड़ सकती है। इसीलिए कहते हैं आग को पानी का डर बने रहना जरूरी है, वरना सब कुछ राख हो जाएगा। ये जो आप SSC CGL का करप्शन देख रहे हैं, वह सरकार के पहले हम लोगों ने शुरू किया। खामोशी से दूसरों पर जुर्म होता देखकर भी आंख बंद कर लेना एक करप्शन है। अगर अभी तक आपने नहीं समझा तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक कंपनी स्टार्ट की, कुछ एम्प्लॉयज को हायर किया ताकि आपकी कंपनी अच्छे से रन कर सके, प्रॉफिट गेन कर सके। फिर आप अपने एम्प्लॉयज पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिए, उनके अंधभक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए, उनको सवाल पूछने की जगह उनके कायल हो गए। तो क्या इस सिचुएशन में आपके कंपनी का एम्प्लॉय को आपका डर रहेगा कि कल अगर वो कुछ काम नहीं करता है तो उसे आप कंपनी से बाहर निकाल फेंकोगे? अब आपको पता चल गया होगा कि असल में करप्शन कौन कर रहा है। कमेंट बॉक्स पे आप अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल बंद नहीं कीजिए, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जय हिंद दोस्तों।